नमस्कार दोस्तों, एग्री कोचिंग क्लासेस श्री खदान की सेकेंड एमसीक्यू सीरीज़ में आप सबका फिर से स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं पीएटी, आईसीआर और सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज़ है उसको आगे बढ़ते हैं। पहला जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि किंग ऑफ फॉडर क्रॉप इज़, या चारा फसलों का राजा कहा कहलाता है। ठीक है, चारा फसलों का राजा किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सोरगम, नेपियर ग्रास, बरसीम या लूसर्न। ठीक है, सोरगम, ज्वार, नेपियर ग्रास, बरसीम और लूसर्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो जाता है बरसीम को। ठीक है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप के नाम से बरसीम को जाना जाता है। बरसीम जो है दलहनी फसल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? दलहनी फसल, दलहनी। ठीक है, और इसको जो है चारा फसलों का राजा कहा जाता है। वहीं अगर बात करें कि चारा फसलों की रानी किसको बोला जाता है, तो लूसर्न को चारा फसलों की रानी या क्वीन कही जाती है। क्या बोला जाता है? चारा फसलों की क्वीन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, बात करते हैं सोरगम। तो सोरगम जो है ज्वार, सभी लोग जानते हैं कि मतलब ज्वार से चरी का निर्माण होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे उगाया ही जाता है चारे फसल के पर्पस के लिए। ठीक है, इसके लिए एक अगर मैं बात बोलूं तो इसको 50% जो है पुष्पन अवस्था, 50% क्या चीज़? पुष्पन अवस्था। 50% फ्लावरिंग स्टेज में इसको क्या किया जाता है? कटाई किया जाता है। अदरवाइज जो ये अगर उससे पहले काटते हैं तो उसमें जो है दो केमिकल पाया जाता है। एक को बोला जाता है HCN और ड्यूरिन। ठीक है, HCN और ड्यूरिन जो कि जानवरों के लिए क्या रहता है? हार्मफुल रहता है। इसीलिए इसको हमेशा 50% जब फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है तब जाके इसको चारा के लिए मतलब यूज़ करते हैं। ठीक है, आगे नेपियर ग्रास। नेपियर ग्रास भी जो है वो भी चारा फसलों के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, बात करें इन दोनों का तो ये जो दोनों हैं वो नॉन लेग्यूम क्रॉप के अंतर आते हैं। नॉन लेग्यूम क्रॉप, नॉन लेग्यूम क्रॉप मतलब अदलहनी फसल। अदलहनी चारा फसल के अंतर्गत, अदलहनी चारा फसल के अंतर्गत इसको रखा गया है। देन नेक्स्ट है क्या चीज़? बरसीम और जो लूसर्न है वो आते हैं किसके अंतर्गत? तो ये जो दोनों आते हैं दलहनी फसल, दलहनी या चारा फसल के अंतर्गत ये जो है आता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये है कि बरसीम। बरसीम को चारा फसलों का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ फॉडर क्रॉप। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फर्स्ट राइस वैरायटी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, या विदेश से लाई गई धान की पहली किस्म कौन सी है? चार यहाँ पे ऑप्शन दिया है, IR8, जया, 70 और पूसा RH10। ठीक है, तो जो IR8, जया और 70 ये जो चारों के चारों जो है किसकी वैरायटी है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये धान की वैरायटी है। चारों जो है किसकी वैरायटी है? धान की वैरायटी। तो इनमें से ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसको भारत में सबसे पहले विदेश से लाया गया था? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो है IR8। IR8 जो राइस की वैरायटी है उसको भारत में विदेश से लाया गया था पहली बार। ठीक है, दूसरा बात करते हैं जया। तो जया जो है फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी है, फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी, सबसे ज़्यादा उपज देने वाली किस्म रही है जया। ठीक है, 70 को उत्परिवर्तित किस्म है। उत्परिवर्तित यानी कि म्यूटेंट वैरायटी है। ठीक है, पूसा RH10 जो है ये एरोमेटिक आता है। एरोमेटिक मीन्स सुगंध देने वाला। एरोमेटिक वैरायटी के अंतर्गत इसको क्या किया गया है? रखा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका जो फर्स्ट जो विदेश से लाई गई जो पहली राइस की वैरायटी है वो है क्या चीज़? IR8। जया जो है हाई
इल्डिंग वैरायटी के अंतर्गत इसको रखा गया है। 70 जो है म्यूटेंट वैरायटी है। म्यूटेंट क्या होता है जी? तो म्यूटेंट का मतलब होता है कि अचानक जीन में आने वाले, किसी जीव के जीन में आने वाले सडनली चेंज या सडनली हेरिटेबल चेंज को क्या बोला जाता है? म्यूटेंट बोला जाता है। ठीक है, म्यूटेशन। तो जो 70 जो है म्यूटेंट वैरायटी है। पूसा आर10 जो एरोमेटिक वैरायटी या सुगंधीय किस्म के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इन सीरियल्स क्रॉप डेफिशिएंट इन विच अमाइनो एसिड, या यूं कहे कि धान की फसलों में किस अमीनो अम्ल की कमी होती है। ठीक है, तो सबसे पहला ये चीज ऑप्शन दिया है कि लाइसिन मैथ्योनिन बोथ और नॉन ऑफ दिस, या लाइसिन मैथ्योनिन दोनों हो सकता है या कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाता है वो है क्या चीज? लाइसिन। धान्य फसलों की अगर बात करें, ठीक है, धान्य फसल यानी कि जितना भी सीरियल्स क्रॉप है, गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, जौ हो गया, बाजरा, ज्वार, मक्का, तो इसमें ये सारे के सारे किसमें आते हैं? सीरियल्स क्रॉप के अंतर्गत आते हैं। और सीरियल्स क्रॉप में किस अमाइनो एसिड की कमी होती है? तो वो कमी होती है लाइसिन की कमी होती है। क्या है भाई? सबसे पहला चीज़ ये है कि अमीनो अम्ल क्या चीज़ है? ये जो अमीनो अम्ल है वो है क्या? आखिर क्या वो मतलब क्या यूज़ है अमीनो अम्ल का? तो अमीनो अम्ल के केस में अगर बात करें तो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसके फॉर्मेशन में? प्रोटीन के निर्माण या प्रोटीन के फॉर्मेशन में जो है अमीनो अम्ल जो क्या करता है? हेल्प करता है। तो जितना भी अमीनो अम्ल बनना होता है वो इन्हीं मतलब अमीनो एसिड के हेल्प से बनता है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि लाइसिन जो है धान्य फसलों में कमी होती है। वहीं अगर बात करें मैथ्योनिन भी एक प्रकार का अमीनो एसिड है, तो ये कमी रहती है किसमें? दलहनी फसलों में। ये किसमें कमी होती है? दलहनी फसलों में। तो अगर सीरियल्स की बात करें, ठीक है, सीरियल्स में लाइसिन की कमी होती है और मैथ्योनिन की कमी किस में होती है? तो होती है दलहनी फसलों में। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला चौथा है, नाबार्ड एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? नाबार्ड स्थापना किस वर्ष हुआ? नाबार्ड जो एक बैंक है जो एग्रीकल्चर के सेक्टर में जितना भी नया स्कीम या सब्सिडी आता है उसको क्या करता है? इसी के थ्रू प्रमोट किया जाता है या इसी के द्वारा जो है किसानों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो नाबार्ड जो इस्टेब्लिश किस वर्ष इसकी क्या हुई? स्थापना हुई। ऑप्शन है 20 जनवरी 1987, 12 जुलाई 1982, 1 अप्रैल 1935 और 26 मार्च 2020। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। देखते हैं अगला जो 3 डेट्स है उसके बारे में। तो 20 जनवरी 1987 की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 20 जनवरी 1987 को इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय जो रायपुर में स्थित है उसका क्या हुआ था? स्थापना हुआ था, IGKV। सेकेंड 1 अप्रैल 1935, तो इस दिन स्थापना हुआ था RBI की। RBI मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, बात करें 26 मार्च, तो 26 मार्च को स्थापना हुआ था महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय MGUVV जो पाटन में स्थित है, उसका स्थापना 26 मार्च 2020 को हुआ था। तो नाबार्ड के केस में अगर बात करें तो 12 जुलाई 1982, ठीक है, 20 जनवरी 1987 को IGKV इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को RBI या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 और 26 मार्च जो है महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन यूज्ड फॉर रूट प्रमोशन? जड़ों की वृद्धि के लिए किस हार्मोन्स का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे 4 जो है हार्मोन्स दिए हैं, IBA, IAA, 2,4-D और एथिलीन। ठीक है, 4 हार्मोन्स दिया है, चारों में से
एक ऐसा हार्मोन जो क्या करता है, जड़ों की वृद्धि को प्रमोट करता है। किसकी वृद्धि को? जड़ों की वृद्धि। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर जाता है वो जाता है किसको? IBA को, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इंडोल ब्यूटायरिक एसिड क्या है? ये रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स है, रूट प्रमोटिंग हार्मोन्स। रूट प्रमोटिंग कहने का मतलब, जैसे कि हम हॉर्टिकल्चरल क्रॉप में जनरली तौर पे क्या करते हैं, कटिंग लगाते हैं किसी भी फसल का, कलम से अगर पौधा तैयार करते हैं तो जो भी कलम तैयार किए रहते हैं उसको सबसे पहले जो ग्रोइंग मीडिया है उसमें लगाने से पहले क्या करते हैं, IBA का घोल तैयार करते हैं। IBA जो हार्मोन्स है पाउडर फॉर्म में आता है, ठीक है, क्रिस्टल, और उसको क्या किया जाता है, घोल तैयार करके उसको डुबाया जाता है। उसके बाद फिर उस कटिंग को क्या करते हैं कि जो माध्यम है, जो भी जहाँ पे भी हम ग्रो करना है वहाँ पे लगाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जड़ जो है जल्दी आती है, फसल जो है या कटिंग जो है लगाने के लिए जल्दी तैयार होता है। बात करें इंडोल एसिटिक एसिड IAA की, तो इसको यूज़ किया जाता है फ्लावर ड्रॉप के लिए, फ्लावर, और अगर फ्रूट ड्रॉप हो रहा है तो उस केस में इसको क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, इंडोल एसिटिक एसिड या IAA को। बात करें 2,4-D, तो 2,4-D इंपॉर्टेंट होने वाला है इसलिए क्योंकि ये हार्मोन का भी काम करता है, और दूसरे केसेस में इसको हर्बिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशी के रूप में भी इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। 2,4-D 2-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग हम दोनों रूप में, हार्मोन्स के रूप में और हर्बिसाइड के रूप में। हार्मोन्स के रूप में कब करेंगे, अगर इसकी मात्रा जो है 20 ppm से कम है, ठीक है, तब ये किस रूप में उपयोग होगा, एज अ हार्मोन्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर मात्रा 20 ppm से, यही मात्रा अगर क्या से 20 ppm से क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तब इसका प्रयोग हम किसके लिए करते हैं, हर्बिसाइड के रूप में करते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला जो ऑप्शन है वो है क्या चीज़, एथिलीन। एथिलीन क्यों इंपॉर्टेंट है, एथिलीन को फ्रूट रिपनिंग बोला जाता है। ठीक है, फ्रूट राइप या फलों को पकाने के लिए, फल को क्या करने के लिए, पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एथिलीन हार्मोन्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पांचवें क्वेश्चन का जो सही आंसर जाएगा वो है IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसको रूट के फॉर्मेशन या रूट निर्माण के लिए, प्रमोशन, रूट के डेवलपमेंट के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन इंडियन सॉइल, या किस प्राथमिक पोषक तत्व की भारतीय मृदा में कमी होती है। इंपॉर्टेंट होने वाला है PAT एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसमें जो है 4 ऑप्शन है, फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन और जिंक। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर भारतीय मृदा में अगर कमी होती है, मैक्रो 2 प्रकार का न्यूट्रिएंट होता है, कौन कौन सा, एक होता है माइक्रो और एक होता है मैक्रो। मैक्रो के अंदर कौन कौन आता है, जैसे कि मान के चलो NPK हो गया, NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, और जो है क्या चीज़, बाकी जो बच गया वो किसके अंतर्गत आता है, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर। ये जो है मैक्रोन्यूट्रिएंट या मुख्य पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। ठीक है, और जो बाकी जो बच गया सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो जिसकी भारतीय मृदा में बहुत ही ज़्यादा क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की भारतीय मृदा में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। वहीं अगर बात करें, ये तो हो गया मैक्रोन्यूट्रिएंट का, ये किसके लिए हो गया, मैक्रोन्यूट्रिएंट का। अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें क्या है, जिंक। जिंक जो है, जिंक ऐसा पोषक तत्व है जिसकी भारतीय मृदा में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आता है वो क्या आता है, नाइट्रोजन, और जिंक जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसकी भारतीय मृदा में क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये आता है NPK या फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राथमिक पोषक तत्व की श्रेणी में आते हैं ये तीनों जो हैं। ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व या प्राइमरी न्यूट्रिएंट की
कैटेगरी में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टिलेज ऑपरेशन रिक्वायर्ड 50 to 100% प्लांट रेसिड्यू ऑन सॉइल सरफेस? किस भूपरिष्करण प्रक्रिया में 50 से 100% पादप अवशेष की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है टिलेज, जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज और उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आता है क्या चीज, जीरो टिलेज। इसका सही आंसर आता है क्या चीज, जीरो टिलेज। क्या होता है जीरो टिलेज? तो जीरो टिलेज में हम किसी भी प्रकार का टिलेज ऑपरेशन अप्लाई नहीं करते हैं भूमि में। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहली जो भी फसल हम बो कर रखे हैं उसको काटने के बाद तुरंत क्या करते हैं, हम उसमें दूसरी फसल की क्या कर देते हैं, बुआई करते हैं मिनिमम, यानी कि उसमें हम कोई भी टिलेज ऑपरेशन जैसे मिट्टी पलटने का काम या जुताई वगैरह भूमि में, ये सारी क्रियाएं क्या की जाती है, नहीं की जाती। समझ में आया? ठीक है, वहीं अगर बात करें मिनिमम टिलेज, तो मिनिमम टिलेज में न्यूनतम भूपरिष्करण या एक या दो, ज़्यादा से ज़्यादा दो जुताई करके हम क्या करते हैं, भूमि को तैयार करते हैं एज अ फसल की बुआई के लिए। ठीक है, टिलेज क्या है? तो यहाँ पे टिलेज का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगा कि फसल की बुआई से लेकर, क्या चीज, फसल की बुआई से लेकर कहां तक, फसल कटाई तक। फसल कटाई तक जो भी हम भूमि में ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि मान के चलो ग्रीष्मकालीन जुताई हो गया, क्यारी बनाना हो गया, ढेला तोड़ना हो गया, या प्रॉपर एक एनवायरनमेंट तैयार करना हमारे बीज के लिए जो भी हम बो रहे हैं उसके लिए, और साथ में निराई गुड़ाई, खाद पानी जो भी डालते हैं, यानी कि फसल की बुआई से लेकर जो भी फसलों की कटाई तक जो भी क्रियाएं करते हैं वो किसके अंतर्गत करते हैं, टिलेज के। और उसी के अंतर्गत ये जीरो टिलेज और मिनिमम टिलेज जो है इंक्लूड रहता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि क्यों 50 से 100% प्लांट रेसिड्यू या पादप अवशेषों की आवश्यकता होती है। इसलिए क्योंकि जो भी पादप अवशेष, जो घास फूस है, वो अगर मृदा की ऊपरी सतह में रहेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि नमी की हानि नहीं होगी। जो इवापोरेशन है, जो वाष्पीकरण के माध्यम से जो पानी जो है ऊपर उड़ जाता है, वो मृदा में उस मल्च के कारण एक आवरण बन जाएगा, और उस आवरण के कारण जो है पानी वो इवापोरेट होके बाहर नहीं उड़ेगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो खरपतवार इत्यादि हैं वो सारी की सारी क्या चीज, कम से कम मात्रा में उगेंगे। इसीलिए ये कोशिश किया जाता है कि जीरो टिलेज में जितना भी पादप अवशेष है 50 to 100% भूमि की सरफेस या सतह पर रहना क्या रहता है, आवश्यक रहता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रॉप टू प्रमोट सॉइल इरोजन, कौन सी फसल है जो मृदा क्षरण को क्या देता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, तो मृदा क्षरण क्या होता है? मृदा क्षरण कि मृदा का अपने मूल स्थान से हटकर किसी अन्य स्थान पर जाकर क्या हो जाना, जमा हो जाना, या मृदा का कट के बहकर किसी माध्यम के द्वारा दूसरे स्थान पर जाकर डिपॉजिट हो जाना, जमा हो जाना, वो क्या कहलाता है, इरोजन या मृदा क्षरण कहलाता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मृदा क्षरण जो है मतलब कौन सी फसल है जो मृदा क्षरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो मोस्टली इसमें आता है, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, मक्का होगा। लेकिन साथ ही साथ जितना मतलब जो सोरगम है, ज्वार है, ज्वार भी मृदा क्षरण को क्या करता है, बढ़ावा देता है। ठीक है, सोरगम और मेज एक ऐसी फसलें हैं जो क्या करती है, मृदा क्षरण को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वहीं अगर बात करें ग्राउंडनट और काउपी को, तो ये मृदा क्षरण को रोकने में सहायक है, रोकने में क्या होता है, सहायक होता है। ये ऐसे फसलें हैं, कवर क्रॉप हैं, जो अगर हम इसको सॉइल में या भूमि में लगाते हैं तो ये क्या करता है कि जो मृदा क्षरण है, सॉइल इरोजन है, उसको रोकता है। वो मिट्टी को कटने नहीं देता, मिट्टी को कटने से रोकता है। ठीक है, इरोजन किन किन माध्यमों से होता है? तो इरोजन होता है मोस्टली वाटर एंड विंड के माध्यम से। ठीक है, पानी और हवा के माध्यम से जो है इरोजन होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो मेज। लेकिन हम ज्वार को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि ज्वार भी एक ऐसा फसल है जो इरोजन को क्या करता है, प्रमोट करता है। ठीक है, चलिए, ये जो मूंगफली है वो आता है ऑयल सीड क्रॉप के अंतर्गत। ये हो गया दलहनी फसल। ठीक है, और मक्का और सोरगम जो है वो किसने, सीरियल्स या
धान्य फसल के अंतर्गत आता है। ग्रैमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला, विच सीड इज कॉल्ड मदर सीड? इनमें से किस बीज को मातृ बीज कहा जाता है? ऑप्शन 4 है, ब्रीडर सीड, सर्टिफाइड सीड, रजिस्टर्ड सीड या फाउंडेशन सीड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर आता है वो है क्या चीज? आधार बीज। फाउंडेशन सीड मीन्स आधार बीज। आधार बीज को हम किस नाम से जानते हैं? आधार बीज को जाना जाता है मदर सीड के नाम से या मातृ बीज के नाम से। क्यों ऐसा जाना जाता है? क्योंकि फाउंडेशन सीड जो है किसका प्रोजनी होता है? वो होता है किसका? ब्रीडर सीड का। ब्रीडर सीड को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ब्रीडर सीड को क्या करने के बाद? मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या कौन सा बीज तैयार होता है? आधार बीज तैयार होता है। और आधार बीज से ही फिर सेकंड आधार बीज और उसके बाद फिर प्रमाणित बीज, सर्टिफाइड बीज इत्यादि को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। इसीलिए ब्रीडर सीड को क्या बोला जाता है? मदर सीड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सर्टिफाइड सीड की अगर बात करें तो सर्टिफाइड सीड जो है फार्मर को दिया जाता है बोने के लिए। ठीक है, किसानों को क्या किया जाता है? वितरित किया जाता है। कौन से बीज को बोने के लिए? सर्टिफाइड सीड को दिया जाता है किसानों को बोने के लिए। रजिस्टर्ड सीड जो होता है वो अपने देश में ये संचालित नहीं होता। मुख्य रूप से हमारे देश में ब्रीडर, फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड सीड जो है मोस्टली संचालित होता है। ठीक है, बीज निगम या जो भी है एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन वगैरह, कृषि विज्ञान केंद्र, यहाँ पे इन बीजों का क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। कहाँ कहाँ, किसका किसका? मोस्टली एक सर्टिफाइड सीड और दूसरा फाउंडेशन सीड का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है मातृ बीज किसको कहा जाता है? तो फाउंडेशन सीड को या आधार बीज को मातृ सीड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनहरा रेशा कहा जाता है? विच इज कॉल्ड गोल्डन फाइबर? सुनहरा रेशा किसको बोला जाता है? कॉटन, जूट, लिनसीड या मेस्टा? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आता है वो आता है जूट। जूट को हम गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के नाम से जानते हैं। ठीक है, दूसरा अगर बात करें कॉटन, तो इसको व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड कहा जाता है कॉटन को। लिनसीड जो है, इसका जो रेशा निकलता है, लिनसीड यानी कि अलसी, और इसके रेशे को बोलते हैं फ्लैक्स बोलते हैं। क्या बोला जाता है? लिनसीड के रेशे को फ्लैक्स। और मेस्टा जो कि एक प्रकार का क्या है? फाइबर क्रॉप के अंतर्गत ये इसको भी रखा गया है। ठीक है, तो ये चारों के चारों जो है क्या चीज है? फाइबर क्रॉप है। फाइबर क्रॉप। सिर्फ अलसी जो है तिलहन और रेशा दोनों के उद्देश्य से इसको क्या किया जाता है? उगाया जाता है। बाकी कॉटन, जूट, लिनसीड एंड मेस्टा ऑल इज कम अंडर द फाइबर क्रॉप। ठीक है, तो आज का जो हमारा एमसीक्यू सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 4 ऑप्शन है। ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं 10 में, और जितने भी का एक्सप्लेनेशन या बाकी जो ऑप्शंस है उसका जो एक्सप्लेनेशन बताता जाता हूँ, उसको प्लीज़ कॉपी में नोट डाउन किया करें, ताकि जो आपका जो भी एग्ज़ाम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे पीएटी हो, आईसीआर हो, वो उसके लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो है आप इसे पढ़िए। 100% एग्ज़ाम में आने की क्या रहती है? गारंटी रहती है। ठीक है, और आपके जो भी पीएटी एग्ज़ाम है या आईसीआर एग्ज़ाम है उसके प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। मैंने वीडियो के नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का ग्रुप का नंबर मैंने लिंक वहाँ पे डाल के रखा हूँ। आप वहाँ जाके डेली जो एमसीक्यू अपडेट्स है उसको ज्वाइन करने के लिए वहाँ उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।